हेलो एंड वेलकम टू स्टडी बूस्टर। आज की इस वीडियो में हम लोग वृत्त पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त एक समतल में स्थित उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरियां समान होती हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है और यहाँ से हम लोग समान दूरी पे अगर कई बिंदु बना दें ऐसे करके, और इन बिंदुओं की जो दूरी है इस निश्चित बिंदु से समान हो, तो हम जब इन बिंदुओं के समुच्चय को मिलाते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब हम वृत्त के कुछ प्रमेय हैं जिसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम वृत्त की पहली प्रमेय देखते हैं। ये क्या है कि यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम हो तो संगत जीवाएं बराबर होती हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक वृत्त है और एक वृत्त हमारे पास यहाँ है, और ये दोनों वृत्त हम मान लेते हैं सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि अगर इस वृत्त को उठा के इस वृत्त के ऊपर रखा जाए तो इसे पूरी तरह से वो क्या करे, ढक ले, या इस वृत्त को इसके ऊपर रखा जाए तो इसे वो पूरी तरह से ढक ले, तब हम इन दोनों वृत्तों को क्या कह सकते हैं, सर्वांगसम वृत्त कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये दोनों वृत्त जो हमने बनाया है, दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। और यहाँ से कोई चाप ले लिया जाए, यहाँ से मान लीजिए ये चाप और यहाँ से मान लीजिए ये चाप। अगर ये दोनों चाप आपस में बराबर हों, इसको चाप कहा जाता है। जो यहाँ पे बना है यहाँ से लगा के यहाँ तक ये चाप हो गया, इसमें भी यहाँ से लगा के यहाँ तक इसको चाप कहा जाएगा। अगर ये दो चाप आपस में बराबर हैं तो ये जो जीवा होगी इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम बी, यहाँ पे इसका नाम पी और इसका नाम क्यू। तो यदि चाप बराबर होगा, यहाँ से लिखेंगे यदि ए बी जो चाप है, चाप जब लिखते हैं तो ऊपर से ऐसे लगाते हैं, चाप ए बी बराबर है पी क्यू के, बराबर है या कह सकते हैं सर्वांगसम है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो ए बी जीवा होगी, ए बी जीवा जो होगी वो पी क्यू के बराबर होगी। अब इन दोनों के लिखने में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अंतर है। अब देखिए जो ए बी बना के इसके ऊपर ऐसे लगाया गया है, इसका मतलब होता है कि ये वाला भाग यहाँ से लगा के यहाँ तक का भाग, इसको कहेंगे चाप, और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, चाप। और जीवा कौन सी होगी, यहाँ से जो हम ऐसे बना रहे हैं ये जीवा होगी। तो पहली प्रमेय हमारी क्या कहती है कि यदि दो वृत्त सर्वांगसम हैं और उनके संगत चाप आपस में बराबर हैं तो जीवाएं भी आपस में उनके द्वारा जो बनती हैं वो जीवाएं भी आपस में बराबर होती हैं। अब हम दूसरी प्रमेय देखेंगे। दूसरी प्रमेय क्या है कि यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों के दो जीवाएं समान हो तो उनके संगत लघु और दीर्घ अथवा अर्धवृत्ताकार चाप सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे एक जीवा बनाते हैं, ये एक जीवा हो गई, और यहाँ पे एक जीवा बनाते हैं। अब इसका नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे ए हो गया और ये बी हो गया, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हों, अगर ए बी जीवा जो है वो पी क्यू के बराबर हो, तब इसके जो संगत लघु और दीर्घ वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार चाप होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए बी बराबर है तो ये लघु वृत्तखंड ये वाला जो बन रहा है ये, और इसमें पी क्यू जो लघु वृत्तखंड बन रहा है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है चाप जो है ये बराबर होगा किसके, पी क्यू चाप के। तो ये लघु वृत्तखंड है, इसके ऊपर ये वाला जो भाग है इसको क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड है। तो अगर ये वाला बराबर है दोनों तो ये वाला चाप भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बी, ये तो लघु का है, ये दीर्घ वाला हम लिखेंगे ए बी
चाप ये भी बराबर होगा किसके, पी क्यू के। अब ये दीर्घ वाला है, मतलब ये ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, और इसका ये वाला भाग आपस में दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आशा करते हैं कि आप दोनों प्रमेय समझ गए होंगे। तो अब हम तीसरी प्रमेय देखेंगे। तीसरी प्रमेय क्या कहती है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बनाएंगे। तो ये हमारा एक वृत्त हो गया। अब इस पे हम लोग एक जीवा बनाते हैं। तो यहाँ से एक जीवा बना लिया हमने। अब ये प्रमेय क्या कह रही है, देखिए कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से, तो वृत्त का केंद्र यहाँ पे है, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, मतलब लंब डालना है आपको यहाँ से इस पे ऐसे एकदम सीधे 90 अंश का जो कोण बनाता हो, यहाँ से लंब डालेंगे जब इस पे, तो ये दोनों आपस में जो दो भाग बन रहे हैं, ये दोनों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको हम मान लेते हैं ओ। ठीक है। तो ये प्रमेय कहती है कि जब किसी जीवा पे केंद्र से लंब डाला जाता है, लंब का मतलब हो गया यहाँ पे कोण बनना चाहिए 90 अंश का, तो ये इसे समद्विभाजित करती है। इसका मतलब हो गया कि AP जो है वो BP के बराबर होगा, AP BP के बराबर होगा। चलिए इस पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके सामने है। इसमें हमको क्या निकालना है, OA का मान ज्ञात करना है। OA का मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो इस प्रमेय के अनुसार ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है तो जीवा को समान दो भागों में बांट देती है। तो यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं कि ये पूरा A से लगा के B तक 8 सेंटीमीटर दिया है। तो हम कहें कि A से P तक कितना होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पैथागोरस प्रमेय इस पे लगाएंगे। पैथागोरस प्रमेय क्या होती है, OA का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमको OA का मान निकालना है, तो हम OA को ऐसे लिख लेंगे और OP का मान देखेंगे कितना है। OP का मान 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस AP का मान कितना है, AP का मान यहाँ से आप देख सकते हैं 4 हो जाएगा। और ये 4 कहाँ से आया, इस प्रमेय के अनुसार हम लोग इसको 4 बना लिए। प्रमेय क्या कह रही है कि अगर किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डाला जाता है तो जीवा को समान दो भागों में बांट देती है। तो पूरी जीवा जो हमारी A से B तक थी ये 8 सेंटीमीटर थी, तो A से P तक कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 का स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिके 9 और 4 चौक को 16, दोनों को हम जोड़ेंगे हो जाएगा ये 25। अब OA का स्क्वायर बराबर हो गया 25, OA बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप किताबों में आपसे इस प्रमेय पे पूछ सकता है। अब अगली प्रमेय हमारी क्या कहती है कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पे लंब होती है। इससे पहले हम लोग जो प्रमेय पढ़े हैं ये ठीक उसी का उल्टा है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर जीवा के मध्य बिंदु से, तो ये हमारा P मान लेते हैं, इसका मध्य बिंदु है, तो जीवा के मध्य बिंदु से अगर केंद्र को मिला दिया जाए तो ये जो रेखा बनेगी इस पे 90 अंश का कोण आंतरित करेगी, मतलब ये रेखा जो होगी लंबवत होगी। ये हमारी प्रमेय नंबर 4 कहती है। तो आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम अगली प्रमेय देखेंगे, प्रमेय नंबर 5। तो ये प्रमेय हमारी कहती है कि एक वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं केंद्र अथवा संगत केंद्रों से समदूरस्थ होती हैं। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारी एक जीवा है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है और ये हमारा वृत्त का केंद्र है। एक और जीवा हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ से एक और जीवा हो गई,
इसकी भी लंबाई हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। अब इस प्रमेय के अनुसार ये प्रमेय क्या कहती है कि अगर दो जीवाएं समान हो, अर्थात दोनों जीवाएं आपस में बराबर हो, तो केंद्र से जो इनकी दूरियां होंगी ये भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी, ये दूरियां भी आपस में बराबर होंगी। अब यहाँ से हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है और CD जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम P मान लेते हैं और यहाँ पे Q मान लेते हैं, ठीक है। तो वो आपको दिया है कि OQ का मान 3 सेंटीमीटर है और पूछ क्या रहा है कि OP का मान बताइए, OP का मान कितना होगा। मतलब ये वाली जो नीले कलर से बनी है ये वाली दूरी हमको बताना है कितनी होगी। तो ये प्रमेय क्या कह रही है कि अगर ये दो ठे जीवा हैं और दोनों जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर है तो केंद्र से इनकी दूरियां भी आपस में बराबर होंगी। तो ये देखिए 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों जीवाओं की लंबाइयां आपस में क्या होगी, बराबर हो गई। केंद्र से इसकी दूरी अगर 3 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। अर्थात OP का जो मान होगा वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे ऐसे प्रमेय का यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। अभी हम लोग प्रमेय अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बाद जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम प्रमेय नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वृत्त के एक चाप का अंश, यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे अंश है। वृत्त के एक चाप का अंश माप चाप के सापेक्ष वृत्त के एकांतर खंड के किसी एक बिंदु पर इस चाप द्वारा आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। अब इसको हम समझते हैं। देखिए क्या कह रही है ये प्रमेय कि यहाँ पे अगर ये वाला कोण अगर x है तो ये वाला कोण उसका 2 गुना होगा, मतलब ये 2x होगा, ठीक है। सिंपल सी प्रमेय है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ की अगर प्रमेय यहाँ का कोण अगर x आ रहा है तो यहाँ वाला कोण क्या होगा, इसी का 2 गुना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ऊपर दिया है कि C का मान जो है वो 50 अंश है, तो Y का मान ज्ञात करना है। तो अभी इस प्रमेय के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि जो वृत्त खंड पे ये 50 अंश का कोण बना है, केंद्र पे बने कोण का आधा है, आधा भी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि y का जो मान होगा वो एंगल C के मान का 2 गुना होगा। मतलब y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 50, तो y का मान कितना आ जाएगा, 100। तो ये हमारे y का मान आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। अभी आज हम लोग प्रमेय अच्छे से देखेंगे। अब 7वीं प्रमेय हमारी क्या कहती है, किसी वृत्त के चाप या जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बने कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसका मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम एक जीवा बनाते हैं, ये हमारी जीवा हो गई, और इस जीवा के द्वारा यहाँ पे एक कोण आंतरित किया जाता है, तो ये कोण आंतरित हो गया। इसी जीवा के द्वारा हम यहाँ पे एक कोण आंतरित करते हैं, ऐसे परिधि पे बनाने जितने भी बनाने, इसी के द्वारा एक यहाँ पे कोण आंतरित करते हैं और इसी के द्वारा यहाँ पे कोण आंतरित करते हैं। तो ये जो ऊपर कोण बन रहे हैं ना, ये वाले, ये जो कोण बन रहे हैं, ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर ये 30 अंश का एक कोण मिल गया, अगर एक ही जीवा से या एक ही चाप से, ये चाप भी हमारा कह सकते हैं, ये चाप द्वारा भी 30 अंश का कोण आंतरित हो रहा है, या हम कह रहे हैं इस जीवा के द्वारा भी 30 अंश का कोण आंतरित हो रहा है, तो ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सब के सब क्या होंगे, 30 अंश के होंगे, ठीक है। अब अगली प्रमेय हमारी है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल 180 अंश होता है। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा इसमें कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ से हम बनाते हैं, ये तो चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जो वृत्त की परिधि पर स्पर्श करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके जो चारों शीर्ष हैं, इसके जो चारों शीर्ष हैं ये वृत्त के परिधि को स्पर्श कर रहे हैं।
अगर ये वृत्त के परिधि को स्पर्श नहीं करते तो हम कह सकते हैं कि ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं होते। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं एक, ये मान लीजिए एक हमारा वृत्त है और यहाँ से इस पे हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये जो बना ना, इसको हम चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका एक शीर्ष जो है वो वृत्त के बाहर हो गया है। इसी प्रकार से अगर आप माने यहाँ पे, तो अगर इस प्रकार से बन जाए, अगर ऐसे बन जाए, तो अगर वृत्त के अंदर भी एक शीर्ष आ जाए तब भी हम इसको चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहेंगे। अब यहाँ से ये जो हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, इसके सम्मुख कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो 180 अंश होगा। यहाँ पे आप मान लीजिए A, यहाँ पे मान लीजिए B, यहाँ पे C और यहाँ पे D। तो एंगल B को और एंगल D को जोड़ने पर ये कितने अंश का हो जाएगा? 180 अंश का। उसी प्रकार से अगर एंगल A को और एंगल C को जोड़ा जाए तो एंगल A और एंगल C, ये दोनों कोण भी कितने अंश के हो जाएंगे? 180 अंश के। कहने का मतलब ये है कि अगर सामने के कोण आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो वो 180 अंश के होंगे। ये हमारा इसका, इस प्रमेय का यही रूल है, यही रूल। अब देखिए यहाँ पे हमारी अगली प्रमेय है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो इसको हम समझेंगे पहले। ये मान लीजिए ये हमारे वृत्त का केंद्र है, ये हमारे वृत्त का केंद्र है और इस पे हमको बनाना है एक अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त कैसे बनेगा? यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे जो हमारे केंद्र से होकर जाएगी और इस पे आपको एक कोण बनाना है। यहाँ पे इस प्रकार से हम कुछ बना लेंगे। तो ये प्रमेय क्या करें कि अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। तो अर्धवृत्त पे ये जो कोण बन रहा है ये कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। यहाँ का कोण 90 अंश का होगा। तो आशा करते हैं आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।